आज हम देखते हैं राज्यसभा का पार्ट 2। तो अगला क्वेश्चन था जो 11 नंबर। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त। तो हमारे संविधान सभा के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो उसके राज्यसभा के सदस्यों को पूछता तो 6 वर्ष या 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य निर्वासित होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है राज्यसभा का कार्यकाल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। ठीक, अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है क्योंकि राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो पहला ही सही है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है तो इसलिए पहला सही है। अगला है, राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत कितने किए जाते हैं, 12, अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने सदस्यों को। तो पहला ऑप्शन है 10 सदस्य, दूसरा है 2 सदस्य और तीसरा है 5 सदस्य, और ऑप्शन डी है 12 सदस्य। तो ऑप्शन डी सही है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्या कह रहा है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए नाम, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए दूसरा गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो कौन है, नरगिस दत्त, ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है संसद की शक्ति के बारे में, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2 तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। और तीसरा है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। और ऑप्शन डी है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ऑप्शन डी ही सही है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो यही सही है। ठीक है, क्यों ये सही है, क्योंकि यही सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा है, शक्ति के बारे में सही नहीं है। ठीक, अगला है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2 तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन डी है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2 तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए। यह IAS 2016 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि कम से कम 2 तिहाई बहुमत से
मत देने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है राज्यसभा को? अनुच्छेद 249। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, शक्ति निहित है, मतलब संशोधित करने की शक्ति, संशोधित तो नहीं कर सकती लेकिन अस्वीकार जो है नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अस्वीकार सकती है, बाकी संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा अनुदानों की मांग, तो पहला ऑप्शन सही है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो इसका ये भी सही है दूसरा। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। ठीक है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा के किसी सिफारिश को मान्य या न मान्य हेतु स्वतंत्र है। लोकसभा जो है वो राज्यसभा की बात माने या न माने उसके लिए या स्वतंत्रता की बात है। ठीक, यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण क्या कह रहा है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये कारण आर गलत है और ए सही है। ठीक है, तो ये ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन इसका ए सही है परंतु आर गलत है। सॉरी, ये गलत है परंतु आर सही है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो कौन सा होगा सही? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या था फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो सही है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और यह ज़रूरी है क्योंकि धन विधेयक कभी भी पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए कारण आर गलत है और कथन ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसे विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो यही ऑप्शन ए सही है क्योंकि लोकसभा का कोई अधिकार है कि वह राज्यसभा की बात माने या अस्वीकार करे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि कार्रवाई आगे होगी। ठीक है, तो राज्यसभा की कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी संशोधन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई काम है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो कौन सी शक्तियाँ अनन्य रूप से प्राप्त हैं? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो अगला है, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, तो ऑप्शन बी ही सही है, 1, 2, 3। ठीक है,
कौन सा? ऑप्शन बी 1, 2, 3। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में ये गलत है, क्योंकि ये केवल राज्यसभा के पास राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, बाकी तीनों शक्तियाँ जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को प्राप्त हैं। अगला है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो पहला है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। अगला है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, अगला है ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 249 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अध्यक्ष करने हेतु, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अध्यक्ष करने हेतु, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यही एक शक्ति है जो लोकसभा जो क्या है राज्यसभा के पास अनन्य अधिकार है इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो ऑप्शन बी ही सही है, संविधान के संशोधन के विषय में दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, अगला है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, वो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, ऐसा भी नहीं है। संसद भंग हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो कौन सही? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है 4थी सूची में। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो पहले ये ऑप्शन सही था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 18 सीटें थी, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें। तो तमिलनाडु में कितनी हैं? 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 सीटें और गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश 11 सीटें, उड़ीसा एवं राजस्थान 10 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल 16 सीटें, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा 5 सीटें, पंजाब, असम, तेलंगाना 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एनसीटी दिल्ली 3 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी ये सभी। ठीक है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो किन स्थानों का योग है देख लेते हैं, किन स्थानों का योग है। तो यहाँ हम थे
क्या था? बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में प्रत्येक में 1 सीट। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का प्रयोग है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका भी 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अब बदलाव आ गया है। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पहले 18 थे, अब 11 हैं। मध्य प्रदेश में पहले 16 थे, अब 11 हैं। ठीक है। तमिलनाडु में 18 हैं और बिहार में 16 हैं। ठीक है। और गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 31, पूर्व में 34, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12। इस प्रकार उत्तर प्रदेश 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या अब 31 है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या घटकर 16 से 11 रह गई है। बिहार झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या घटकर 16 रह गई। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। चूँकि प्रश्न वर्ष 2000 का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 34 सीटें थी उस समय। ठीक है। आज 31 सीटें हैं, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व में की स्थिति की 16 सीटों के योग के बराबर थी। अगला है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए। ठीक है। महाराष्ट्र में 19 है, सही सुमेलित है। तमिलनाडु में 18 सही है। पश्चिम बंगाल में 16 है, तो सही है। मध्य प्रदेश में 16 नहीं है। ठीक। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, मैच करिए। तो कह रहा है राज्य और राज्यसभा में स्थान। तो आंध्र प्रदेश में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है, पश्चिम बंगाल में 16। ठीक है। तो सीटों का आवंटन जिस तरह से किया गया है, तो 18 जो है आंध्र प्रदेश में हो गया, पहला सही हो गया। और दूसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र में 19 हो गया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और कर्नाटक का 12 और पश्चिम बंगाल 16 है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही होगा? तो कर्नाटक में क्या है, कितने हैं? 12 हैं कर्नाटक में, तो ए का 12 हो जाएगा। केरल का 9 होगा और उड़ीसा का 10 होगा। तो केरल का 9 होगा, कर्नाटक का 12 होगा। तो बी का तीसरा, सी का 1, बी का तीसरा, सी का 1 केवल इसी में है, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं, तमिलनाडु में भी 18 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किस में रहेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में, तीसरा संसद के सदनों के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ठीक है। अगला है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता,
मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2 सही। अगला है उपराष्ट्रपति निर्वाचन मतदान अधिकार उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य, जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ऑप्शन